तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं 2013 के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आकाश देवेश तिवारी जी। तो आइए देखते हैं इनका नजरिया हमारे क्षेत्र को लेकर, इनका क्या क्या नजरिया है, और आइए इनसे कुछ बातें करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में और आगे क्या क्या कार्य करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए और अपने चुनावी कार्य में जो भी इनका एजेंडा है वो हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोतागणों को हार्दिक प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस योग्य समझा कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया है। और साथ ही साथ मैं आपके पूरे टीम को, आपके चैनल के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आकाश जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन में कैसा आना हुआ, मतलब इस राजनीतिक जीवन में आपका कैसे आना हुआ, आपने कब से चुनाव लड़ने का सोचा और क्या कुछ ये सब सोचा कि कैसे करेंगे? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आर्मी पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में रहे, मेरे बाबा जो है वो भी डिफेंस में हैं, थे। और उसके बाद मैं कहीं से भी राजनीति करने के लिए या फिर इस माहौल में पला बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं अपने क्षेत्र में आया और मैंने अपना 12वीं पास करने के बाद मैंने जब एडमिशन लिया कॉलेज में, जो हमारे बरहज में पड़ता है महाविद्यालय BRD जी, बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैं वहाँ पे छात्र रहा। और साथ ही साथ जब मैं वहाँ एडमिशन लिया तो बड़े कम उम्र में और मुझे ये आभास हुआ कि मुझे इलेक्शन छात्र संघ का लड़ना चाहिए। मेरी रुचि वहाँ बढ़ी। पढ़ाई में अभी उतनी रुचि नहीं रही? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाई में बहुत ठीक था और अपने, जहाँ तक मुझे पता है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं सबसे होनहार बच्चा था अपने घर का। तो इस नाते लेकिन मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए बढ़ी मेरी कि जब मैं वहाँ पढ़ता था, जब मैं पढ़ा करता था अपने कॉलेज के दिनों में, तो मेरी इच्छा ही जागरूक हुई इसके लिए कि मुझे इस चुनाव में आना चाहिए। तो मैं 2013 के बैच में मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ और मेरे साथियों ने, क्षेत्र के भाइयों ने, बहनों ने, सभी ने मेरा बहुत भरपूर सहयोग किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे अध्यक्ष चुना। तो आकाश जी, आप इस छात्र संघ अध्यक्ष 2013 के चुनाव के बाद फिर कोई चुनाव लड़े हैं अभी तक? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, बड़े मतलब उत्साह के साथ बताना चाहूँगा कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के तुरंत बाद मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। लेकिन चूंकि मैं नहीं लड़ पाया, मेरी बड़ी माताजी लड़ी थी। चूंकि मेरी उम्र भी कम थी और महिला सीट था, तो उस नाते मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा था इसमें। और पूरे क्षेत्र में प्रत्येक गाँव से, प्रत्येक माता बहनों के द्वारा और प्रत्येक युवा साथियों के द्वारा मेरा बहुत ही अच्छे से सहयोग किया गया, आशीर्वाद दिया गया। और उस आशीर्वाद से, उस स्नेह से मैं आज तक अभिसिंचित हूँ और मुझे आशा है कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा जिला पंचायत का, अगर सीट आती है तो। मतलब आपका पारिवारिक भी थोड़ा राजनीति में रहा है, थोड़ा बहुत, हमें लगता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। मैं अपने परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ और ये नहीं कहूँगा कि मेरा ये कोई हॉबी है या मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं क्षेत्र के हालात को और यहाँ के पिछड़ेपन को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मैं आना चाहूँगा और मेरे हिसाब से, मेरे स्तर पे जो हो सकेगा मैं इस क्षेत्र के लिए करना चाहूँगा। आप इस क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए आप इस राजनीतिक मंच पे आए हैं सिर्फ? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आकाश जी, आप इस क्षेत्र के विकास को किस दृष्टि से देखते हैं कि आप अगर बन जाते हैं जिला पंचायत सदस्य तो आप क्या करवाएंगे इस क्षेत्र के लिए? आपके लिए क्या स्पेसिफिक नीड रहेंगे? आप लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी जो है बहुत विशेष सवाल है मेरे लिए और मुझे लगता है कि जो भी इस सवाल को सुन रहा होगा उनके लिए भी ये जानना बड़ा विशेष होगा कि मैं क्या करूँगा। कहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रत्याशी ये सोचता है, ये कहता है कि मैं क्षेत्र का विकास करूँगा। विकास कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। विकास हमेशा विचारों से बनता है, आपकी सोच से बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं को ही लोग विकास समझते हैं। यानी कोई रोड बनवाता है तो वो उनके नज़र में विकास है, कोई लाइट बिजली उपलब्ध कराता है तो विकास है। ये बिल्कुल भी मेरे लिए विकास नहीं है। मैं विकास वैज्ञानिक रूप से चाहता हूँ, विकास
बौद्धिक रूप से चाहता हूँ, विकास शिक्षा के रूप में चाहता हूँ, विकास का स्तर इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए। बाकी तो ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा इन 4 बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा। चूँकि जिला पंचायत का स्तर का चुनाव अगर मैं लड़ता हूँ तो मेरे स्तर में जो कुछ भी हो सकेगा वो मैं इस क्षेत्र के लिए और प्रत्येक विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। लेकिन असल बात है कि बरज का क्षेत्र है जो अपनी मूलभूत समस्याओं से अभी जूझ रहा है, तो आप डायरेक्ट इनको एक ऊपर कैसे ले जाएंगे? अब यहाँ पे सड़कों का वही हाल है, लाइट्स का वही हाल है, आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपका सवाल था कि विकास को किस नज़र से देखते हैं, तो मेरा सवाल था। अब रही बात ये मूलभूत सुविधाओं की, तो ये मेरा पहला कर्तव्य होगा कि सबसे पहले कि मेरे क्षेत्राधिकार में और मेरे निधि में जो कुछ भी होगा सर्वत्र जो है क्षेत्र को और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जो अति पिछड़े हैं, जो जहाँ रोड नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ नाली की समस्या है, मेरे हिसाब से जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो हर काम करने का प्रयास करूंगा, जनता अगर मौका देती है तो। जी आकाश की आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, हमारे युवाओं को लेकर टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा ले जाए, अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन यहाँ के लोगों की थोड़ी जो राजनीति है बहुत अलग टाइप के, जातिवाद टाइप के लोग राजनीति करते हैं, तो आपका नजरिया क्या रहेगा कि मतलब ऐसा हो गया कि अहिर लोग है तो अहिर को वोट देंगे, बहुजन के लोग है बहुजन को वोट देंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट देंगे, तो ऐसा भी कुछ है? इसको आप कैसे सबको एक करेंगे? बहुत सुंदर सवाल आपका। मैं उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन को छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको। जिला पंचायत में जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 2-4 ऐसे गांव हैं जहां ब्राह्मण ना के बराबर हैं। जैसे एक गांव है हम लोग के बगल में ही महियावा, और एक गांव है मिर्जापुर। उस गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं है। देखिए, जातिवाद करने वाला व्यक्ति जो है वो सदैव ही लालची होगा, उसके अंदर कूटनीति होगी। वो जातिवाद के आधार पर विकास को देखता है और वो क्षेत्र के विकास को नहीं देखता है, वो अपने विकास को देखता है, अपने व्यक्तिगत विकास को देखता है। जातिवाद तो एक आधार है। अगर जातिवाद से विकास होता है तो फिर हमारा देश भारत जो है अगर विश्व गुरु है और हर देशों से अलग है, तो इसका सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पे अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, ये सभी अलग अलग होने के बाद भी हम एक हैं और एक झंडे के नीचे एकत्र होते हैं और एक झंडे को सलाम करते हैं। ये तो बड़ा किस्म का और बहुत कूटनीतिक प्रकार की ये सोच है कि जातिवाद करना। जो करते हैं मैं उनके मतलब कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और सभी समझदार हैं और लिटरेट हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी जातिवाद की राजनीति होती है। हाल ही का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, आप तो देख रहे हैं कितनी कम सीटें भाजपा को मिली हैं इसमें। देखिए, समाज अलग अलग रूप में बटा है। मेरी 2-3 कविताएं हैं जिनमें से मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कविता का जी हम सुनना चाहेंगे आपकी कविता। मैं सुनाऊंगा आपको। जातिवाद पे है जो हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में महसूस करते हैं, और इसकी मैं चंद लाइनें आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। मैंने लिखा है कि जाति पात के रगड़ा यहाँ, बात बात पर झगड़ा, जाति पाति के दंश से रोज होला लफड़ा, वैश्य ठाकुर ब्राह्मण हरिजन सभे इहमा भाई भाई, चुनावी रंग चढ़ते के साथे बट गईला इस सगरो भाई। सही। यानी कि जब हम ऐसे तो सब एक पास होते हैं, एक समाज, एक गांव होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं, सभी दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन जब ऐसा क्यों होता है? जब चुनाव आता है तो सभी अपना अपना जाति पात देखने लगते हैं। तो मेरे कविता का सारांश यही था, और इसलिए मैंने ये लिखा था। जब लोग हारते हैं तो विकास की राजनीति छोड़ के जातिवाद के में बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ जाते हैं कि हमारा ये वोट तो हमारा कंफर्म है। हाँ, और ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य उनका नहीं है जो जातिवाद कर रहे हैं, ये हम लोगों का, जनता का दुर्भाग्य है। बिल्कुल, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, हम जनता का दुर्भाग्य है, हम भी आम जनमानस हैं, हम सभी का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों के चक्कर में आके, ऐसे बहुरूपियों के चक्कर में आके हम आपस में बढ़ जाते हैं। हमेशा वोट उसी को देना चाहिए जो लिटरेट हो और आपको महसूस होता हो कि हमारे लिए खड़ा है, हमारे क्षेत्र के लिए खड़ा है, हमारे लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को अगर आप चुनते हैं तो निश्चित ही विकास संभव है। जी, हमारे देश को जरूरत भी है अब जैसे युवा नेताओं की फिलहाल में। तो आकाश जी, आपका इस ईवीएम मशीन और जो काउंटिंग्स होती हैं इसमें कई जगह देखते हैं धांधली होती है, किस तरह का सब, तो हमने देखा आपका फेसबुक पोस्ट भी, आपने सदल प्रसाद के लिए भी कुछ लिखा था फेसबुक पर, तो आप बता सकते हैं आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, बड़ा ही ये एक मेरे लिए सवाल जो है बड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं जवाब बिल्कुल दूंगा क्योंकि ये सवाल भी जरूरी है, उसका जवाब भी जरूरी है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं,
पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, मैं उनका जो है काउंटिंग एजेंट बना था। मैं काउंटिंग में गया हुआ था और जिस दिन वोटिंग थी मैं उस दिन में गया हुआ था। ये सिर्फ मेरा नज़रिया है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, ना ईवीएम पे दोष लगा रहा हूँ, ना मैं सिस्टम पे दोष लगा रहा हूँ। ये मेरा नज़रिया और मेरा सवाल जो है ये रहेगा सिस्टम से। मैंने देखा है कि जब वोटिंग हो रही थी तो बैटरी होती है ईवीएम में, बैटरी होती है। आप जब भी वोट देने जाते होंगे तो इसमें परसेंटेज दिखाता है कि कितनी बैटरी चार्ज है। अभी हाल ही हरियाणा में भी ऐसा हुआ, 90% बैटरी जब निकाल तो 70% पे हुआ। एग्जैक्टली मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो जब वोटिंग हो रही थी तो मैंने गौर किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने गौर किया कि बैटरी वोट डालते डालते ईवीएम का यूज़ करते करते वो बैटरियाँ लो हुई थी। लगभग कोई बैटरी 40 पे है, कोई 45 पे, कोई 55 पे, कोई 60 पे, ये बैटरी बैकअप थी। और इसके बाद से वो लॉक रूम में जाके जमा हो जाती है और फिर जब काउंटिंग होती है उस दिन खुलती हैं और फिर काउंटिंग शुरू होती है। मैंने ये देखा अपनी आंखों से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि तकरीबन मैंने देखा कि ईवीएम की जितने भी बैलेट्स थे, जितने भी ईवीएम मशीनें थी, वो सब 80+, 90+ चार्ज हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो लॉक है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है ईवीएम में जो अपने आप रिचार्ज कर रहा है, बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो रही है, या फिर चार्ज करना पड़ता है? ये मेरा सवाल है। तो मुझे लगता है अगर वो खुद ब खुद चार्ज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं ईवीएम पे दोष नहीं दे रहा, ना मैं तो प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए, इसके अंडर में सारी सिक्योरिटी रहती। जी, ये मेरा व्यक्तिगत अपना सवाल था, अब मतलब अपना जवाब था, मैंने जो महसूस किया है। और मेरा सवाल है सिस्टम से कि ऐसा क्यों था। अगर का जवाब मिलता है तो जरूर आप बताइएगा। जी जी जी, हम जनता हम सुन ही रही है, जनता जरूर हर चीज का जवाब जानना चाहती है, जनता जान के रहेगी। जी जी। तो हमारे एक हम भी देखते हैं कि बरज के विकास को लेकर, जैसे उसमें देखते हैं हॉस्पिटल से एकदम पीछे के एरिया में दे दिए गए हैं और पुलिस स्टेशन सब एकदम पीछे, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो मार्केट के रास्ते जाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जी, ये हमारे ये दुख जो है और ये खस्ता हाल स्थिति हमारे बरहज की है। हमारे बरहज का जो सरकारी अस्पताल है, अगर कोई मरीज अगर बीमार पड़ जाए और इमरजेंसी केस हो तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही मर जाएगा। हमारे बरहज का जो सरकारी अस्पताल है वो नदी के छोर के पास है और वहाँ तक एक नॉर्मल आदमी पैदल जाता है अगर विशेष समय में, तो उस समय वो जाम में फंसा रह जाएगा, उसको पहुँचने में 1 घंटा लगता है। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ऐसी जगह पहुँचनी चाहिए जहाँ आदमी जो है सुलभ तरीके से तुरंत पहुँच सके। तो ये हमारे बरहज की हाल है और मुझे लगता है कि बरहज का ही नहीं और अन्य क्षेत्रों का भी ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, हमारा एक सवाल और था, हम अपने मन से पूछने का सवाल कि आज हम देख रहे हैं कोटेदार हो गए, बहुत सारे राशन बांटते हैं, कोई राशन कार्ड बनवाना हो, किसी को कुछ करवाना हो, इसमें बहुत धांधली हो रही है आजकल। वहाँ जाइए, प्रधान से संपर्क नहीं तो जिला पंचायत पे जाइए तो ब्लॉक पे जाइए। इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? कुछ उपाय देंगे कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? आपके इस सवाल का जवाब मैं अपने पंक्ति से देना चाहूँगा कि बड़ अधिकारी बाना वर्दी कोट टाई में जनता दौड़े दफ्तर सुनवाई गई खाई में। तो आपके समय में ऐसा होगा? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और ये छोटी मुँह बड़ी बात कही जाएगी। मुझे जब भी जनता मुझे आशीर्वाद देगी, जब भी अवसर देगी, मुझे ये पता है कि मैं शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। तो आज जो जनता दौड़ रही है इसके 2 मुख्य कारण हैं कि जनता जागरूक नहीं है, जिसके जागरूक न होने की वजह से वो जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनके ऊपर हावी होते हैं और उनके कार्यों को वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। और यहाँ की जनता जान भी नहीं पाती है कि हमें किसके पास जाना है किस समस्या के लिए। वो अपने लोगों से मिलते हैं, वहाँ भ्रष्टाचारी होती है। इसको लेकर सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों घर घर तक प्रधान के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि आपके कौन से कार्य कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोग जानते नहीं हैं और इसी चक्कर में जो है गरीब लोगों से, कमज़ोर लोगों से तरह तरह की वसूलियाँ होती हैं और इससे आप भी अछूते नहीं, हम भी अछूते नहीं हैं। ये एक दंश की तरह है जो आज जनता झेल रही है। तो आकाश जी, जैसे कि आप एक खुद युवा हैं, तो आप युवाओं को लेकर आपने कुछ कार्यक्रम अभी आयोजित किए हैं या फिर कोई जागरूकता अभियान अभी तक चलाए हैं या फिर कुछ ऐसा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? देखिए, बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा इस विषय पर। युवा का मतलब ही होता है देशभक्त। युवा, हमारा देश युवा प्रधान देश है और मुझे लगता है कि हम जो जज्बात जो हमारे देश के युवाओं में है, मुझे लगता है वो किसी अन्य देश में नहीं होगा। हमारे देश के युवाओं का जो ऊर्जा है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसको सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। हमारा देश युवा प्रधान होने के बावजूद भी
हमारे देश के युवा आज बेरोजगारी में से हालत में जूझ रहे हैं, उनको रोजगार के चक्कर में परेशान हैं। तो सिंपल सी बात है, युवाओं को पहले तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उनको सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और रही बात कार्यक्रम की, तो मैं देशभक्त हूँ। आर्मी पृष्ठभूमि से आने के नाते मैं हमेशा ही से देश प्रेमी रहा हूँ और भगत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। फ़ैन नहीं कह सकते, मुझे ये समझ लिया कि मेरे लिए एक ईश्वर के रूप में है। मैं उनको देख के बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे जिंदा दिल हूँ। और साथ ही साथ में, और आप जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए और हमारे क्षेत्र के लोग, और जहाँ तक मुझे लगता है कि क्षेत्र का कोई भी युवा अछूता नहीं होगा इस बात से कि हर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी भव्य तिरंगा यात्रा निकालते हैं और भगत सिंह जी की और देश के वीर क्रांतिवीरों की, शहीदों की बहुत बड़े स्तर पर हम लोग जो है अपने देश के जितने भी वीर शहीद हैं उनकी झांकी निकालते हैं। कि युवा समझ पाए कि हमें देश की में आज़ादी जो है मुफ्त में नहीं मिली है। हम जो आज सांस ले रहे हैं तो किसी न किसी वीर की बलिदान की वजह से, उनकी शहादत की वजह से आज हम देश में आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं। जी आकाश जी, आपकी भावनाएं एकदम राष्ट्र को समर्पित है, हमें ऐसा लग रहा है। और आप देशभक्ति के एकदम, भगत सिंह को मानना ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के लोग तो अलग अलग नेताओं को अपना शिक्षक मान लिया, लेकिन भगत सिंह जो देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लिए, उनसे बड़ा कौन हो सकता है हमारे देश के लिए। तो आकाश जी, मेरा आपसे एक सवाल और था कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप चाहते हैं कि हमारे देश में एक देश एक चुनाव हो? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और ऐसा होना भी चाहिए और इसके कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो पैसे इलेक्शन में यूज़ होते हैं वो किसी और के पैसे नहीं, हमारे पैसे हैं। ये हमारे मेहनत की कमाई हुए पैसे, हमारे पैसे से इलेक्शन होते हैं, हमारे ही पैसे से नेता चुना जाता है और हमारे ही पैसे से ये क्षेत्र का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन का एक फ़ायदा ये रहेगा कि चुनावी खर्च कम होंगे और एक बार में सब कुछ निपटा लिया जाएगा। सरकारी विभागों का पैसा बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी, मैं अपनी जनता को थोड़ा बता दूं कि 1951-1952 के चुनाव में हमारे 10 करोड़ से लेकर 11 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च हुआ था। और फिर 2019 का जो रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मीडिया की रिपोर्ट आई, तो उसमें बताया गया था कि 50,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ तक ओनली लोकसभा के इलेक्शन के लिए हुआ है। और 2024 की जो रिपोर्ट आई है हाल ही में एक मीडिया की, उन्होंने बताया कि कम से कम भी 1.35 लाख करोड़ रुपए लगाए ओनली लोकसभा चुनाव के लिए। अगर इसमें विधानसभा जोड़ दी जाए और जिला स्तर के चुनाव जोड़ दिया जाए तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर ये सब पैसा बचेगा तो हमारी जनता के लिए यूज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम भी इस चीज का समर्थन करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का। तो आकाश जी, आप इसके समर्थक हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप हमारी जनता को कुछ बताना चाहेंगे कि आप आने वाले समय में, जैसे ही आप जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्यों वोट दे जनता और आपके किस कार्य को देख के, आपका क्या दृष्टिकोण को देख के? चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने मेरे से इस तरह का सवाल किया, जो कि मैं इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं मानता हूँ। हाँ। क्योंकि ये व्यक्तिगत इंटरव्यू था। लेकिन मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ अपने प्यारे साथियों से, युवा भाइयों से, माताओं बहनों से कि आप सभी ने अगर अपने स्नेह से, आशीर्वाद से अभिसिंचित किया तो ये आकाश तिवारी देवेश आपसे वादा करता है कि आपके इस क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए मैं 24 घंटा खड़ा हूँ और कटिबद्ध हूँ और आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आपने पिछले चुनाव में भी बहुत मुझे प्यारा सा सहयोग के रूप में, स्नेह के रूप में मुझे अभिसिंचित किया अपने आशीर्वाद से, और इस बार मुझे मौका दोबारा अगर मिलता है तो मैं चाहूँगा वही प्रेम आशीर्वाद आपका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि आकाश देश तिवारी जी ने अपना साक्षात्कार किया हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, सभी आप जनता से मेरा अनुरोध है कि आप इनको अपना आशीर्वाद दें और आने वाले आगामी चुनाव में इनको विजयी बनाएं। जी, तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।